नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 27 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 27 जून हो गया है गुरु, आपका एग्जामिनेशन है 10 सितंबर को। कल एक बच्चे ने मैसेज किया था क्या 10 सितंबर को ही होगा? निश्चित तौर पर होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, संभावना नहीं के बराबर में है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया जाए, तो कृपया करके एग्ज़ाम का डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और ऐसा मत सोचें कि आगे बढ़ेगा। बीपीएससी के फॉर्म का भी लगभग में लास्ट डेट आ ही गया है, तो जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है कृपया करके फॉर्म सबमिट करें। किसी का फॉर्म भरते समय कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया तो बीपीएससी को मेल कर दें। बीपीएससी हर मेल को सीरियसली ले रहा है, बहुत सारे रिफॉर्म भी उसने किए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव भी है। तो इस मामले में प्रोएक्टिव उसका अप्रोच है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों के लिए फ्रेंडली हो। तो कृपया करके फॉर्म सही समय पर सही तरीके से भर लें और साइबर कैफ़े जाते हैं तो विशेष सावधानी बरतें कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें साइबर वाले के द्वारा कोई मिस्टेक न किया जाए। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़ है कि राजभाषा विभाग जो है उसका 50वीं सालगिरह थी। तो 50वें सालगिरह के अवसर पर गृह मंत्री जी ने कार्यक्रम में भाग लिया और कई सारे उससे जुड़ी हुई उपलब्धियां भी है। इसके अलावा आज हम बिहार स्पेशल का भी न्यूज़ पढ़ेंगे। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार इलेक्शन से पहले कल भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ये भी घोषणा कर दें कि बिहार में हम स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। उसी प्रकार के हर रोज़ कुछ न कुछ घोषणाएं हो रही है। परमाणु एनर्जी बनाया जाएगा बिहार में, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट लगाया जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, तो मैंने आपको समझाया था। उसके साथ साथ मैंने आपको आज भी जो बताऊंगा वो है कि बिहार में सीता जी के बर्थ प्लेस सीतामढ़ी में एक बड़ा सा भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ होगा जिसको डिटेल में समझेंगे प्रीलिम और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से आपका बिहार स्पेशल का लेक्चर भी शुरू हो जाएगा। बिहार स्पेशल में डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, आप अगर पढ़ेंगे तो। बिहार स्पेशल से जितने सवाल आते हैं, वीडियो जो मैं करवाऊंगा और एमसीक्यू जो मैं करवाऊंगा, लेक्चर और एमसीक्यू, मैं गारंटी दूंगा कि उसी से सवाल आएंगे। इतना जल्दी मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन बिहार स्पेशल में अगर 10 सवाल पूछे जाएंगे तो 9 की तैयारी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है? आप फॉलो करेंगे सीरियसली तभी तो। देखिए क्या है, अमित शाह जी ने बोला कि हिंदी किसी भाषा की दुश्मन नहीं है, बल्कि मित्र है, सखी है, सहयोगी है। सभी भाषाओं के साथ हिंदी भाषा भी बढ़ रही है। इसी मौके पर उन्होंने तमिल भाषा में महाभारत जो है ये उन्होंने बुक जो है प्रेजेंट किया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंट ए बुक ऑन महाभारता इन तमिल लैंग्वेज ड्यूरिंग द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। राजभाषा विभाग @50 गोल्डन जुबली समारोह हो रहा था दिल्ली में। इसी दौरान उन्होंने तमिल भाषा में महाभारत प्रेजेंट किया लोगों के सामने में। तो जरा देखेंगे हम लोग क्या क्या देखेंगे। एक कार्यक्रम के बारे में समझेंगे जिसको कहा था हिंदी शब्द सेतु। देखिए क्या है यहाँ पर, बड़ा ही सुंदर सा शब्द है, हिंदी शब्द सिंधु। ये परियोजना भी हम लोग समझेंगे बंधुओं। राजभाषा विभाग के बारे में ये जो न्यूज़ है इसको भी समझेंगे और राजभाषा विभाग दरअसल में है क्या इसको भी समझेंगे। इसमें बयान उन्होंने यही दिया कि आजकल देखा जा रहा है देश में कि हिंदी विरोधी भावनाएं चल रही हैं। हकीकत बताऊं आपको, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। एक समय था जब देश में ये हुआ कि भाई राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी और इंग्लिश को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो उसको लेकर दक्षिण भारत में हिंसक आंदोलन हुए थे। बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह तक कर लिया था। तो आपने सुना होगा कि दक्षिण के डीएमके है या सभी पार्टियां, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो या सीपीआई हो या तेलंगाना की पार्टी हो कोई या आंध्र प्रदेश की पार्टी हो, सभी पार्टियां हिंदी के फोर्सफुली लागू करने के विरुद्ध रही हैं हमेशा ही। और सही भी हैं, कुछ गलत भी नहीं है। हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसके कारण ऐसा तो नहीं कि हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा स्वीकृत कर लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य की अलग भाषा है। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है या हिंदी के समकक्ष की बोलियां हैं जिसको हिंदी से तुलनात्मक रूप से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको लेकर के पूरे देश में 1960 के दशक में बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, यहाँ तक कि देश तोड़ने तक की बात आ गई थी। इसके कारण से भारत सरकार ने राष्ट्रभाषा, आज भी हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारे पढ़े लिखे मूर्ख लोग आपको बोलते हुए सुन लेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे कि राष्ट्रभाषा है हिंदी हमारी, बिल्कुल भी नहीं।
राज्य भाषा है, दोनों में अंतर है। ऑफिशियल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा के तौर पर हमारे देश में कोई भाषा को स्वीकृति नहीं दी गई है। कामकाज ऑफिस के लिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जैसे कि उनमें से हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारी भाषाओं को अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार के साथ में 2 भाषा में राजपत्र किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है। तो राजभाषा विभाग बनाया गया था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि देश भर में हिंदी को प्रचार प्रसार करके हिंदी को बढ़ावा देना। उन्होंने राजभाषा विभाग के 50 साल की यात्रा को संघर्ष, साधना और संकल्प का परिणाम बताया। कहा कि यह विभाग अब हिंदी की समृद्धता के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह बयान उस समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब तमिलनाडु जैसे राज्यों में शिक्षा नीति के 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का विरोध हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बहुत सारे नेताओं ने बहुत ही सुंदर सा एक लॉजिक दिया था। देखिए, लॉजिक किसी का भी अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सुनना जरूर चाहिए, भले आप उससे एग्री करें। उन्होंने बोला कि आप तमिलनाडु के लिए 3 भाषा ला रहे, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। कोई बिहार के लिए कहाँ है 3 भाषा? बिहार की तो 3 भाषा फॉर्मूला नहीं है। बिहार में तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, तीसरी कोई भाषा नहीं है। बिहार हिंदी बेल्ट का राज्य है, इसके कारण से नहीं है क्या? तो फिर क्या कारण है कि नहीं है ना? तो इस प्रकार के उन्होंने लॉजिक दिए थे, समझना भी चाहिए आपको इसको। हिंदी की भूमिका शाह ने जोर देकर कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा के विरोधी नहीं है, यह सभी भाषाओं के साथ सहयोग करती है। उन्होंने इसे देश की आत्मा और संस्कृति का हिस्सा बताया। बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने बोला कि शिक्षा में स्थानीय भाषा। राज शाह ने राज्यों से आग्रह किया कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा का स्थानीय भाषा में शुरू करने की पहल है, जिसमें केंद्र सरकार सहयोग देगी। उन्होंने बोला कि आप लोकल लैंग्वेज में जो स्थानीय आपके भाषा है, जैसे तमिल हो गया, भोजपुरी हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी, मैथिली हो गया, इनमें आप टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग जो हो गया, या फिर चिकित्सा हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, आप उनकी पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करवाते हैं? उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को जीवंत रखना और समृद्ध बनाना जरूरी है। इसके लिए जेई, नीट, CUT जैसे परीक्षाएं अब 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। जेई की परीक्षा, नीट की परीक्षा, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, इसकी परीक्षा अब 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है। किस कारण से? इसी कारण से कि सभी भाषाओं को हम समृद्ध बना सकें और सभी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे देश के शासन प्रशासन, देश में अपना अपना योगदान दे सकें। राजभाषा विभाग ने हिंदी शब्द सिंधु जैसी परियोजनाएं शुरू की है, जो हिंदी को लचीला और स्वीकार्य बनाएंगी। ये क्या है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि सशस्त्र पुलिस बल, केंद्र सरकार का जो पुलिस बल है, जैसे कि CRPF हो गया, जैसे कि BSF हो गया, कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षाएं अब 13 भाषाओं में हो रही है। 13 भाषाओं में कांस्टेबल पदों की भर्ती की परीक्षाओं को आयोजित करवाया जाता है, ये भी उन्होंने बताया, जिसमें 95% उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए किताबें और सॉफ्टवेयर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। ये तो था ये न्यूज़ जो मैंने आपको दिखाया। अब जरा हम लोग करंट अफेयर की तरफ में बढ़ेंगे, जिसको डिटेल में समझने की आवश्यकता होगी। पहला टॉपिक है हिंदी शब्द सिंधु। कहीं पर मिल जाए, आपको किसी ने पढ़ाया हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक केंद्रीय सरकारी पहल है जिसका क्या नाम है? हिंदी शब्द सिंधु। इसका नाम ही यही है, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका। एक केंद्रीय सरकार की पहल है। क्या है पर यह पहल? तो यह परियोजना राजभाषा विभाग, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि राजभाषा विभाग है क्या, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या पर्पस है, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की संयुक्त मुहिम है, जिसका उद्देश्य हिंदी को टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से आम बोलचाल में समृद्ध, लचीला और स्वीकार्य बनाया जाए। समृद्ध, लचीला, फ्लेक्सिबल और स्वीकार्य बनाया जाए। लेकिन हिंदी शब्द सिंधु वाले भाई साहब को लगता है UPSC PT का पेपर नहीं मिला है। एक बार UPSC प्रीलियम का पेपर उल्टा करके देख लें, कितना हिंदी शब्द सिंधु का उपयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे हिंदी शब्द लिखे जाते हैं जो उस हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं पता होता है। संस्कृत के क्लिष्ट शब्द को हिंदी मान करके लिख दिया जाता है। आम बोलचाल की भाषा समृद्ध, लचीला और स्वीकार्य बनाने का काम हिंदी शब्द सिंधु करेगा। यह एक हिंदी से हिंदी तकनीकी शब्दकोश निर्माण परियोजना है, जिसमें अंतर विषयक शब्दों के लिए हिंदी अनुवाद और सरल वाक्यों के माध्यम से उनका उपयोग शामिल है।
जो अलग अलग सब्जेक्ट के कठिन शब्द होंगे उनका हिंदी अनुवाद और बाकी जो भाषाएं होंगी उनके कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद जो है सरल वाक्यों के माध्यम से उपयोग करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है, हिंदी शब्द सिंधु इस प्रोजेक्ट का नाम है। प्रौद्योगिकी एवं भाषाई लचीलापन योजना का लक्ष्य है हिंदी को स्वीकृत, लचीला और संपूर्ण बनाना। दरअसल में हिंदी में वर्णमाला जो है, हिंदी डिक्शनरी जो है, शब्दकोश है, उसमें बहुत कम शब्द हिंदी के हैं। हिंदी बहुत ही नई भाषा है। खुसरो जो हैं ये हिंदी के कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो। उससे पहले हिंदवी कहा जाता था, हिंदवी। उससे पहले आपको कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके साथ साथ आपने चंद्रवरदाई का नाम सुना होगा, कवि चंद्रवरदाई, जिनकी किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ जो लड़ाई लड़ते हैं उनके बीच युद्ध का जो वर्णन है, और पृथ्वीराज चौहान की जो प्रशंसा में लिखा गया किताब है, वो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जा सकता है। तो बहुत ही नई लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू एक ही जैसी भाषाएं हैं, बस उसके लेखन का तरीका अलग है, बाकी शब्द भी बहुत सारे मिलते ही हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो पुर्तगाली भाषा से भी लिए गए हैं, बहुत सारी दुनिया की भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे अलमारी शब्द जो आप पढ़ते हैं, अलमारी आप उपयोग करते होंगे, अलमारी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्दों को लिया गया है। तो योजना का लक्ष्य है हिंदी को स्वीकृत बनाना। ठीक है भाई। राष्ट्रीय महत्व और सरकारी स्तर पर समर्थन। 26 जून 2025 को आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस परियोजना को समृद्ध हिंदी भाषा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारा। ठीक है भाई। मोदी जी इसे अगले 5 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध शब्दकोश बनाने का संकल्प को दोहराया। उन्होंने बोला कि अगले 5 वर्षों में हम विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध शब्दकोश बना देंगे हिंदी के लिए। विशेषज्ञ योगदान। विभिन्न मीडिया जैसे मीडिया, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा में विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उदाहरण के लिए डॉक्टर सुजीत कुमार को मीडिया तकनीकी शब्दों हेतु परामर्शदाता के लिए शामिल किया गया है कि मीडिया में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी शब्दों का किस प्रकार से हिंदी में सरल रूप से अनुवाद किया जा सकता है ना। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का हिंदी में क्या कहते हैं, धरपकड़, उछल कूद, ऐसे ही करके कोई बड़ा सा नाम है क्रिकेट का। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, पता होगा आपको, तो छोटे छोटे चीज़ हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का जब प्रचलन बढ़ेगा तभी तो हम और आप सीखेंगे। अभी आपके सामने कोई बोलता है कि मैं अभियांत्रिकी कर रहा हूँ, अभियांत्रिकी में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि इंजीनियरिंग कर रहा है ये आदमी, है ना। तो सबसे पहले स्वीकारोक्ति होगी। ये तब होगा जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लोगों के अंदर में बोलने चालने के लिए सामान्य शब्द मिलेंगे। ठीक है। फीडबैक और सहभागिता। सार्वजनिक फीडबैक कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है ताकि उपयोगकर्ता सुझाव वगैरह दे सकें। राजभाषा विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने, कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह विभाग गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करना और भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई है कि हम धीरे धीरे करके हिंदी को स्थापित करेंगे पूरे देश की भाषा के रूप में। हिंदी को प्रमोट करने का वचन और प्रमाण लिया गया है। राजभाषा विभाग की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। ये भी कौन याद रखेगा, आपको ही याद रखना है। जब भारत सरकार ने संविधान के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वो प्रक्रिया अपना नहीं पाई थी। इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के आधार पर हुआ, जो केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी के उपयोग का अनिवार्य बनाते हैं। 26 जून 2025 को राजभाषा विभाग ने अपने स्वर्ण जयंती 50वीं मनाई है और इस मौके पर गृह मंत्री जी ने कहा कि हम राजभाषा को प्रमोट करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे। इसका देखिए क्या है उद्देश्य, तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना, द्विभाषीय प्रयोग, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के समान रूप से उपयोग में लाना, प्रशिक्षण और जागरूकता देना, साहित्य शब्दावली का विकास करना,
क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय चलाना, न कि क्षेत्रीय भाषाओं को कमज़ोर करना। गतिविधियां क्या क्या हैं? राजभाषा नीति लागू करना केंद्र सरकार के द्वारा, प्रकाशन और शोध, हिंदी में पुस्तक, पत्रिकाएं, शब्दकोश प्रकाशित करना, जैसे कि हिंदी कोश और तकनीकी शब्दावली को प्रमोट करना। टेक्नोलॉजिकल जो वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में ही मौजूद हैं, जिसका हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। परीक्षाएं और पुरस्कार, राजभाषा हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारी और संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किया जाता है। बहुत सारे सेमिनार वगैरह भी होते हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग बनाएगी, कहाँ पर? बहुत बड़ा मंदिर बनाएगी सीता जी के बर्थ प्लेस, और वहाँ सीतामढ़ी में है ये जगह। इस जगह को हम लोग देखेंगे राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। इसको लेकर के ट्रस्ट जो है वो बना लिया गया है। ज़रा इसको हम लोग देखेंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, नीतीश कुमार जी ने, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा सीता जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट गठन कर लिया गया है। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम, ये कहाँ पर है? जिस सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी का मतलब उनका घर, सीता जी का घर सीतामढ़ी ये कहलाता है। उत्तर बिहार का सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। आज के बिहार स्पेशल में आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। माता सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। जिस ट्रस्ट का क्या नाम है? तो श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति। यहाँ पर सीता जी की बहुत बड़ी मंदिर बनाई जाएगी। राम मंदिर के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण इसी ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा सीतामढ़ी में। क्या ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है। बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्यटन और सर्विस सेक्टर उसका बिल्ड हो, क्योंकि बिहार में केवल फैक्ट्रियों के लगाने से काम नहीं चलने वाला है। तो सर्विस सेक्टर और पर्यटन तभी बिल्ड होगा जब यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल सही चीज़ है ये। सीतामढ़ी कोई आज का थोड़ी ना है भाई, बहुत पुराना जगह है, और वाकई यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए बिहार सरकार को, जो देखने के लिए लोग दूर दूर से आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। कौन करेगा अध्यक्षता? तो राज्य के जो मुख्य सचिव महोदय होंगे वही करेंगे। क्या आपको बिहार के मुख्य सचिव का नाम पता है? तो कृपया मुझे बताइएगा कि कौन है बिहार में मुख्य सचिव। मंदिर का निर्माण अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सीता जी का मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं होगा, बल्कि राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी होगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। नीतीश कुमार जी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगले इलेक्शन से पहले हो जाएगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में बोला जाएगा कि हम जल्द ही बना देंगे। कानून विभाग द्वारा सूचना जारी की गई, जिसमें यह ट्रस्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब फंडिंग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वर्तमान में 17 एकड़ भूमि पुनौरा धाम मंदिर परिसर में उपलब्ध है। 17 एकड़ बहुत बड़ा होता है ये ज़मीन। इसके अलावा 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि ग्रहण प्रक्रिया जारी है। जन आकांक्षा और विकास, ठीक है, अच्छी बात है, आप करें इस प्रकार की चीज़ें, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्ल्ड बैंक ने गरीबी से जुड़े हुए कुछ डेटा में परिवर्तन किया है, और 5.75% इंडियंस लिव इन बिल्कुल ही बहुत ही एक्सट्रीम वाले पॉवर्टी में भारत के 5.75% लोग रहने को विवश हैं। हाउ टू रीड दिस डेटा, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि हमने जो वर्ल्ड बैंक का डेटा देखा उसको किस तरह से पढ़ें, और अत्यंत गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, उसको किस प्रकार से हम देश में पहचान सकते हैं। आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि सुरजीत भल्ला है, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी रिफॉर्म किया गया है, जो अगले वर्ष भारत में इकोनॉमिक सेंसस करेगी। लोगों के घर घर जा कर के उनका इकोनॉमिक हालचाल जानने का प्रयास करेगी, आर्थिक स्थिति पता करने का प्रयास करेगी। उससे पहले वर्ल्ड बैंक का जो ये डेटा है, इसमें किस प्रकार से कहा गया है कि कितने कमाने वाले लोग किस प्रकार के गरीब होंगे, ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी में कौन आएगा, मध्यम में कौन आएगा, और सही कंडीशन में कौन से लोग आएंगे। तो विश्व बैंक की नई रिपोर्ट क्या कहती है? अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के हवाले से बताया
कि 171 मिलियन भारतीय, लगभग 5.75% जनसंख्या 2022 में बिल्कुल ही अत्यंत गरीबी से जूझ रही है, अत्यंत गरीबी में शामिल है। 2011-12 में यह आंकड़ा 27% था और पिछले 15 वर्षों में हमने कितना पर ले आए हैं हम 5.75%, यानी कि अप्रॉक्स हमने 22% में इसमें गिरावट दर्ज की है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो हमारे सरकार के, बिहार सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार सबके सम्मिलित प्रयासों का परिणाम होगा ये कि हम 27% से कहाँ पर आए हैं 5.75%। लेकिन क्या ये आंकड़ा सही है, इसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं किस आधार पर यह आंकड़ा दिया गया है। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के हिसाब से अगर देखेंगे, तेंदुलकर समिति का जो गरीबी नापने का पैमाना है उसके हिसाब से तो 11-12 में 21.9% था और 22-23 में 9.1% बिहार में पॉवर्टी है। वहीं पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 62 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले 11-12 में 57% लोग थे, 22-23 में 23.9% लोग हैं। वर्ल्ड बैंक 171 रुपया पर डे का 92.5% लोग थे और अभी वर्तमान में 82.1% हैं। भल्ला एंड बसीन इनके हिसाब से 851 पर डे के हिसाब से 12.2% से 5.75% पर हम लोग आए। ये अलग अलग दरें लिखी हुई हैं, गरीबी की अलग अलग दरें लिखी हुई हैं। गरीबी की नई परिभाषा क्या है? अब गरीबी को क्रय शक्ति समता पीपीपी पर आधारित दैनिक आय के अनुसार मापा जा रहा है। दैनिक आय के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी की, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 रुपया आपके पास आ गया तो आप गरीब नहीं हैं, या आपके पास में 10,000 रुपया आ गया तो आप गरीब नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसमें 10,000 रुपये का परचेजिंग पावर कितना है, उस 10,000 रुपये में आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना गरीब हैं। जस्ट इमेजिन कि आप भारत में 500 रुपया लेकर के एक मार्केट में गए और 500 रुपया में आप एक बास्केट में कितना सारा सामान डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने राशन ले लिया, कुछ खाने पीने की वस्तु ले ली, एक आध वस्त्र ले लिया, तो ये आपका पैसे का आपके देश के मार्केट में परचेजिंग पावर दिखाता है। वहीं पर कहाँ पर 500 रुपया लेकर के आप कहाँ पर जाएंगे? अपने पड़ोसी पाकिस्तान की ही बात करते, वहाँ पर चूँकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको समझाने का उदाहरण, चलिए वेनेजुएला का ले लेते हैं। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ का 500 रुपया को अगर हम गरीबी का पैमाना मानेंगे तो वहाँ पर तो 500 रुपया में एक कप कॉफ़ी और चाय भी नहीं पी सकते हैं आप। तो यानी कि पैसा से ज़्यादा, मूल्य से ज़्यादा ये मायने रखता है कि किस देश में उतने पैसे को लेकर के आप क्या क्या परचेज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है पैसे की क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर, यानी कि 100 रुपये में आप भारत में क्या क्या खरीद सकते हैं, 100 रुपये में आप अमेरिका में क्या क्या खरीद सकते हैं। क्रय शक्ति हर मनी का हर देश में अलग अलग होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया के तीसरी बड़ी इकॉनमी है हम। पहला है चीन, दूसरा है यूएस और तीसरा है भारत। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर कि 500 रुपया लेकर के चीन में जाइए, 500 रुपया लेकर के यूएस में जाइए और 500 रुपया लेकर के भारत में जाइए। वहाँ के मार्केट में 500 रुपये में आप क्या क्या परचेज कर सकते हैं, इसके हिसाब से जो पैरिटी निकाली जाती है उसमें हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। और ये यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक ने नई परिभाषा दी है उसमें उसने मूल्य के साथ साथ परचेज करने की शक्ति पर आधारित दी है कि आपके देश में 62 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लोग जो हैं वो अत्यंत गरीब में आएंगे। ऐसे लोग जो 62 रुपया प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएंगे। 124 रुपया प्रतिदिन न्यून आय वर्ग में आएंगे और 171 रुपया प्रतिदिन उच्च मध्यम आय वर्ग गरीबी रेखा कहलाती है। ये गरीबी रेखा को वर्ल्ड बैंक के द्वारा नई परिभाषा के तहत डिवाइड किया गया है। भारत में गरीबी दर में गिरावट क्यों आई है? विश्व बैंक ने गरीबी रेखा का स्तर को बढ़ाया, यूएसडी 1.9 से 3.6 तक।
ताकि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के ध्यान में रखा जा सके। और भारत में गिरावट इसलिए आई क्योंकि भारत सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर प्रयास भी किया है। 11-12 से 22-23 के बीच गरीबी दर में भारी गिरावट आई है। आमदनी में वृद्धि हुई है लोगों की, और सरकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, मनरेगा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं इसने लोगों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कारण से गरीबी में कमी आई है। इसके साथ साथ डिजिटल क्रांति जो हुई है उसने भी गरीबी को कम किया है, क्योंकि भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र के द्वारा जो डायरेक्ट लोगों तक पैसे भेजने की तकनीक के द्वारा बिचौलियों को कम किया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया है और लोगों के साथ डायरेक्टली आर्थिक रूप से जुड़ गए हैं। भारत में विभिन्न गरीबी रेखाएं तय होती हैं। भारत की गरीबी रेखा निर्धारण कई समितियाँ, जैसे तेंदुलकर समिति ने बोला था 29 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण और 32 रुपया प्रतिदिन शहरी के जो कम होंगे वो गरीबी रेखा में आएंगे। रंगराजन समिति ने 2014 में बोला था 47 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण और 58 रुपया प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में, अगर आप इससे भी कम हैं तो आप जो हैं वो गरीब में आएंगे। ये रेखा नहीं तय की गई थी, ये भारत के गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। हमारे इकोनॉमिस्ट इतने बेशर्म तरीके से इस प्रकार के आंकड़े निकालते हैं, इनको पकड़िए, इनके कोट सूट उतार करके एक दिन इनको मजदूरों वाला लिबास पहना करके 58 रुपया दे दीजिए हाथ में और बोलिए कि एक दिन काट करके मुझे दिखाओ। सही आंकड़ा तक देश के सामने नहीं लाते हैं। 58 रुपया प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोग गरीब नहीं बल्कि भूखमरी के शिकार होते हैं, जो पेट भर खाना भी नहीं खा सकते हैं। किस प्रकार से गरीबी की कौन सी परिभाषा है ये? 58 रुपया में आप एक दिन शहर में, किसी भी शहर में यात्रा करके ही मुझे दिखा दे इधर से उधर, आपको मैं मान जाऊंगा। तो आप किस प्रकार से 58 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से शहरों में गरीबी 2014 में निकाल रहे थे? 58 का 2 गुना कर लीजिए, 58 का 2 गुना कर लीजिए, है ना। 116 रुपया देते हैं हम आपको, 2025 ईस्वी में देते हैं 116, छोड़िए 216 देते हैं। आप एक दिन मुझे रहकर दिखा दो जिसमें आपका भोजन भी हो जाए, ट्रैवल भी हो जाए, पानी भी हो जाए, जो आप तो मिनरल वाटर पीते हैं, है ना। और गरीब लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी पी लेंगे। इस प्रकार के डेटा पर आधारित गरीबी तय की जाती है भारत में, जो कि भद्दा मजाक है, एक बहुत ही गंदा और वाहियात मजाक है उन लोगों के साथ जो गरीब हैं देश में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इकोनॉमिस्ट तय करते हैं गरीब कौन है कौन नहीं। और घर में बैठे होते हैं वो, उनका जो पानी होता है वो 1000 रुपये पर लीटर वाला बोतल आता है उनके टेबल पर, और वहाँ पर बैठ के तय की जाती है कि चलो 58 रुपये प्रतिदिन तय कर देते हैं, है ना। वर्तमान मूल्य कितना है? खर्च का स्तर 22-23 में कितने लोग इस पर जीवन यापन कर रहे हैं? तो 62 रुपये प्रतिदिन पर 7.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीब हैं भारत में। चलिए दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी का पोस्टमार्टम करते हैं। 62 रुपये प्रतिदिन पर देश की 5.5% लगभग में जनसंख्या रह रही है। 7.5 करोड़ लोग, यानी कि लगभग में 1900 से 2000 पर मंथ। ठीक है, ठीक बा। अगला पर चलिए, 124 पर दिन 34.3 करोड़ लोग रह रहे हैं। 171 प्रतिदिन 57.3 करोड़ लोग रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा पब्लिश हुआ है वर्ल्ड बैंक का, उसके अकॉर्डिंग। गरीबी को मापने की जटिलता है। गरीबी रेखा गणना का तरीका बदलने से आंकड़े भी बदल जाते हैं। भारत में गरीबी आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नियमित सर्वेक्षण की आवश्यकता है जो विश्वसनीय और तटस्थ हो, और यही विश्वसनीयता हासिल करने के लिए कमेटी बनाया गया है जो अगले साल गरीबों को मापेंगी। हमें यही नहीं पता है कि देश में गरीब है कौन। बिहार सरकार ने बहुत ही हाई पैमाना रखा था 6000 रुपये पर मंथ का, और बिहार की बहुत बड़ी आबादी, अधिकांश आबादी उससे कम कमा रही है। ये भी आंकड़ा आया था जब इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस किया गया था। ठीक है, अहम निष्कर्ष क्या है? तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन इसका सही मूल्यांकन इस पर निर्भर करता है कि हम किस गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिस्ट जो महोदय होते हैं उनको पकड़िए, सबसे पहले उनका सूट उतारिए। भारत जैसे गर्म देश में सूट पहन करके लोग घूमते रहते हैं, टाई लगा करके, है ना। तो सूट उतार करके कुर्ता पजामा पहना करके बोलिए कि ये लीजिए, आप रहिए 116 रुपये में, 58 रुपये में प्रतिदिन मुझे रहकर दिखाओ आप।
नीति निर्माताओं को गरीबी हटाने की नीतियां बनाते समय इन मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक सुधारों और कल्याण योजना की सफलता की ओर भी संकेत करते हैं कि अभी हमारे देश में कुछ गरीबी तो हमने कम की है, लेकिन अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद MCQ है। आज के मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। कृपया ये नए जो डेटा है इसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि आप इसका उपयोग कर पाएँ। यही है वो डिटेल आर्टिकल जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से कितनी गरीबी है, किस प्रकार का डेटा वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और वर्ल्ड बैंक ने नया फार्मूला कौन सा निकाला है गरीबी को जांचने का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।